ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द लोगों का यही रिएक्शन था जब उन्होंने आरबीआई का कोविड रिलीफ पैकेज 2.0 देखा, क्योंकि कहाँ तो आस लगाए बैठे थे कि फिर से 6 महीने का ईएमआई मोरेटोरियम आएगा, बिना कोई किस्त दिए 6 महीने आराम से बीतेंगे। बट आया तो सिर्फ एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन। बट अगर इसी चीज़ को हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें ज़रूरत नहीं भी है इस मोरेटोरियम की, वो भी ले लेते हैं ताकि 6 महीने तक किस्त ना भरनी पड़े और उनका थोड़ा सा कैश जो है वो कंजर्व हो सके। बट ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कोशिश ये रहती है आरबीआई की कि रिलीफ जो है सिर्फ उन बोरोवर्स तक पहुंचाया जा सके जिनकी इनकम एक्चुअल में कोविड के कारण इम्पैक्ट हुई है। एनीवे, हमारा एम हमेशा की तरह क्लियर है कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को जो भी बेनिफिट जिस भी फॉर्म में अनाउंस किया जाए, चाहे वो मोरेटोरियम हो या रीस्ट्रक्चरिंग हो, वो समझ में इस तरीके से अच्छे से आ जाए कि वो अपने बैंक से या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा बेनिफिट इन सभी गाइडलाइंस के अंडर ले सकें। तो जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे कि कोविड के सेकेंड वेव के चलते आरबीआई ने जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 अनाउंस किया है, 5 मई 2021 को अनाउंस किया है, उसे हम पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपसे ये भी शेयर करने वाला हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग के जो ऑप्शंस इस गाइडलाइन में दिए गए हैं, उन्हें प्रायोरिटी वाइज किस सीक्वेंस में एक बोरोवर को कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, बिना किसी भी सेगमेंट को स्किप किए, क्योंकि अगर एक भी सेगमेंट मिस हुआ तो हो सकता है आपको पूरा वीडियो समझ में ना आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से आज समझ लिया तो मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आपके बैंक से एक मच बेटर तरीके से अपना एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, सो आई एम अमनदीप सिंह होरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ बैंकिंग, क्योंकि इस चैनल का एम है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपके बैंकिंग और फाइनेंस डिसीजंस खुद ले सकें। और इसी एम को माइंड में रखते हुए आज इस वीडियो में ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसको हम कुछ इन पॉइंट्स के अराउंड आज कवर करने वाले हैं, जैसे कि बोरोवर्स एलिजिबिलिटी, कौन से बोरोवर्स एलिजिबल होने वाले हैं, उन बोरोवर्स का क्या जिन्होंने ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 1.0 जो पिछले साल आया था उसमें बेनिफिट ले लिया था, देन उनके लोन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन का क्या होगा, क्या वो स्टैंडर्ड ही रहेंगे या वो डिफॉल्ट में चले जाएंगे, रीस्ट्रक्चर्ड में चले जाएंगे, उस पर बात करेंगे। इन्वोकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसी रिवॉल्व्स अराउंड दिस वर्ड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेंगे। देन हम समझेंगे कि वेरियस ऑप्शंस क्या हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अवेलेबल हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन पे डेफिनेटली बात करेंगे हम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय ओपिनियन। तो आगे बढ़ने से पहले गाइज एक क्विक रिक्वेस्ट आपसे कर दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी लोगों तक टाइमली पहुंच सके। सो ग्रेट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आरबीआई ने पिछले साल 6 अगस्त 2020 को ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क पहली बार रिलीज किया था कोविड के लिए। तो एक बात यहाँ पे हम समझ लें कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो बिना कोविड के पहले से भी चलते आ रहे हैं, बट उसमें जब भी किसी बोरोवर का अकाउंट रीस्ट्रक्चर होता है तो फिर उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। देन फॉर द फ्यूचर टाइम्स टू कम वो बोरोवर हमेशा के लिए एक रीस्ट्रक्चर्ड बोरोवर या एक डिफॉल्टेड बोरोवर रिकॉर्ड्स में जो है वो ऐसा बुक हो जाता है। बट इस फ्रेमवर्क में जो पिछले साल भी 6 अगस्त को आया था, उसमें क्लियर कर दिया गया था कि इस फ्रेमवर्क के अंडर जो भी रीस्ट्रक्चरिंग बोरोवर्स की होगी उसमें बोरोवर्स के लोन अकाउंट का क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा, आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड ही रहेगा। और वो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में भी सेम कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस गाइडलाइन के अंदर भी जो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी उससे आपके लोन का क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड नहीं होगा। और मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि ये रीस्ट्रक्चरिंग एक बार कंप्लीट होने के बाद आप आपके अकाउंट का क्लासिफिकेशन जो है वो सिबिल वगैरह में जाके चेक करते रहे, बिकॉज यही तो ओवरऑल क्रक्स है। आप नॉर्मल रीस्ट्रक्चरिंग तो पहले भी अवेल कर ही सकते थे, बट कोविड के कारण अगर आप ये सब अवेल कर रहे हैं तो जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट इसका आपको मिल रहा है वो ये है कि आपके अकाउंट का क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हो रहा है। एंड लास्ट ईयर जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया था, जिसको अब रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 का नाम दे दिया गया है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे कर चुके थे। उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आ गया होगा, उसका फोटो भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि अगर डीप में आपको कोई भी और पॉइंट्स को समझना है तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के जो फंडामेंटल क्लॉजेज हैं वो मोस्ट ऑफ देम रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 से ही उठाए हुए हैं और उसी का एक एक्सटेंशन दिया गया है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबल बोरोवर्स की कि कौन एलिजिबल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं,
तो आपके होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन्स, ये सभी टाइप के इंडिविजुअल लोन्स इसमें कवर्ड है एंड इसमें कोई अमाउंट का कैप भी नहीं है। एंड दूसरा जो कैटेगरी वो ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेसेस जिन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया हुआ है और अगर एग्रीगेट लोन्स फ्रॉम ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एज ऑफ 31 मार्च 2021 अगर 25 करोड़ से नीचे है तो वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे कि फार्म क्रेडिट को एक्सक्लूड कर दिया है, बैंक का ओन स्टाफ जिन्होंने कोई लोन्स लेकर रखे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर आप एक्सक्लूजन्स के बारे में और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और हम डेफिनेटली इस पर चर्चा करेंगे। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं एक्चुअली पहले जो पॉइंट है सर्कुलर में से आपके लिए रीड कर देता हूँ। पॉइंट इज कि क्रेडिट फैसिलिटीज टू द बोरोअर should be classified as standard by the lending institution as on 31st March 2021। ये एलिजिबिलिटी की हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए एज ऑफ मार्च 21। अब ये काफ़ी लोगों ने और बैंक्स के काफ़ी स्टाफ ने आई थिंक कन्फ्यूजन कर रखा है कि लोगों को लगता है कि वो उनका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड तभी है जब तक वो ओवरड्यू में नहीं है। अगर उनका लोन का EMI अगर 5 दिन, 4 दिन, 1 दिन से भी ओवरड्यू है तो ऐसा एक मैंने नोशन देखा है कि लोगों को लगता है उनका अकाउंट स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो गाइस स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है, जब तक भी आपका लोन अकाउंट NPA नहीं हो जाता है, यानी कि कोई EMI या इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो 90 डेज से ज़्यादा का ओवरड्यू नहीं हो जाता है, जब तक वो 90 डेज के अंदर अंदर है आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है। उसके बाद अलग कैटेगरी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये सब NPA होने के बाद के एसेट के क्लासिफिकेशन है। तो लास्ट टाइम जो आया था, जो पिछले साल रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए प्लस हद से 30 डेज तक का ओवरड्यू हो सकता है। तो लास्ट ईयर 30 के ऊपर वाले कवर्ड नहीं थे, इस बार तो सिर्फ स्टैंडर्ड लिखा है, यानी कि अगर आप अप टू 89 डेज तक भी ओवरड्यू हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्लीज़ ये बात को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा बात करते टाइम आपके बैंक से। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे जिसका नाम है इन्वोकेशन। इस पॉइंट को ज़रा 4 पार्ट्स में ब्रेक करके समझ लेते हैं, क्योंकि ये इन्वोकेशन वर्ड आती है ना, लोग बड़े डर से जाते हैं क्योंकि बड़ा नेगेटिव साउंड करता है ये वर्ड सुनने में कि इन्वोकेशन, एज इफ कुछ तो ब्रीच कर रहे हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो पहले अगेन सर्कुलर की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सर्कुलर सेज कि दिस रिलीफ शैल बी ट्रीटेड एज इन्वोक्ड व्हेन द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड द बोरोअर अग्री टू प्रोसीड विद द एफर्ट्स टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग अ रेजोल्यूशन प्लान। यानी कि जिस दिन बैंक और बोरोअर जो है वो फाइनलाइजेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए अग्री कर जाते हैं जिस दिन, उस दिन इसको इन्वोकेशन कहा जाता है कि उस दिन ये इन्वोक्ड हो गया है। तो अब इसमें एक और टेक्निकलिटी में आते हैं कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं क्या फिर वो इन्वोकेशन डेट हुआ? नहीं, आपका अप्लाई करना इज नॉट इक्वल टू आपका इसको इन्वोक कर लेना। और फिर हम आते हैं लास्ट डेट पे। अब लास्ट डेट इसमें मेंशन है कि इन्वोकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 होना चाहिए। और अभी लास्ट डेट को अगर हम लिंक करें इन्वोकेशन की डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि क्या है, तभी इन्वोक कहलाया जाएगा जब बैंक और बोरोअर अग्री कर जाते हैं टू प्रोसीड विद फाइनलाइजेशन ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान। तो मतलब जब तक आप और बैंक अग्री नहीं किए हुए हैं तब तक इन्वोकेशन डेट आई ही नहीं है। तो जिस दिन आप अप्लाई करेंगे फिर बैंक वो एप्लीकेशन उठाएगा, उसको कंसिडर करेगा, तो उसमें 10-15 दिन जा सकते हैं, उसके बाद इन्वोकेशन डेट आएगी। तो इसलिए आप 30 सितंबर को डेट ऑफ अप्लाइंग ना मान के चले, एक रीजनेबल क्वेश्चन रख के। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप आज ही क्लियर हैं कि आपके बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ है या एज एन इंडिविजुअल आपको इंपैक्ट हुआ है कोविड का, तो आप आज ही इसे अप्लाई कर दें, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए एक अलग क्लॉज यहाँ डाला हुआ है। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एनी एप्लीकेशंस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर इन्वोकेशन द डिसीजन इज सपोज टू बी कम्युनिकेटेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन के उनको उनका फाइनल जवाब देना है रीज़न के साथ। तो अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो रीज़न देना है कि क्यों नहीं रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, और अगर हाँ बोल रहे हैं तो फिर जिस दिन वो अग्री कर रहे हैं उस दिन से इन्वोकेशन आपका जो है कहलाया जाएगा कि हो गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग में ले लीजिएगा। वंस योर बैंक अग्रीज टू वर्क अराउंड अ रेजोल्यूशन प्लान, आप उनसे राइटिंग में इतना एक्सेप्टेंस ट्राई कीजिएगा कि आप ले लें, चाहे ईमेल पे या लेटर पे, कि भाई वो कंसिडर कर रहे हैं आपका रेजोल्यूशन प्लान और अब फाइनलाइजेशन की तरफ चल पड़े हैं। अब एक और दूसरी बात, और वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट टाइम से भी जब से कोविड के रिलीफ मेजर्स इनफैक्ट आना स्टार्ट हुए, तो हमें बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, कमेंट्स में लेकर आते हैं, मैसेज करते हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेरीज होते हैं कि सर हमारे बैंक के स्टाफ को तो पता ही नहीं कि ऐसा कोई गाइडलाइन आया है, सर बैंक का स्टाफ तो बोल रहा है कि अभी उनको ऐसा कुछ इंटरनल पॉलिसी कम्युनिकेट नहीं हुआ है। तो ये तो खैर सही बात है कि देखो बैंक का जो ब्रांच का स्टाफ है उसका काम तो नहीं है सारे पॉलिसीज पढ़ के और अप टू डेट रहना डे टू डे। तो ये जो बैंक का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसी फाइनलाइज करके और रिलीज करनी होती है अपने इंटरनली अपने कंपनी के अंदर, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ को पता पड़ सके। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस शैल फ्रेम अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी
इन मैक्सिमम 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ दीज गाइडलाइंस। तो 4 हफ्ते के अंदर करना है। 5 मई को ये गाइडलाइन रिलीज हुई है, तो मैक्सिमम 5 जून के अंदर अंदर इन लोग को, सारे बैंक्स को इंटरनली अपनी पॉलिसीज जो हैं वो डिसाइड कर लेनी है, एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म कर देनी है। और ना कि सिर्फ एम्प्लॉइज़ को, यहाँ तो इवन लिखा है कि ये वेबसाइट पे भी सारे बैंक्स ने डाल देना चाहिए और इन पब्लिक डोमेन इसको पब्लिश कर देना चाहिए कि ये गाइडलाइंस के अराउंड वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर करेंगे। तो अगर 5 जून के बाद आपको कोई बैंक का स्टाफ ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है तो प्लीज़ आप जरा ये पॉलिसी को रेफर कीजिए, चाहिए तो इस वीडियो को रेफर कीजिए, पर प्लीज़ उधर बताएं कि आप सही हैं और वो गलत है। 5 जून के बाद ये नहीं बोल सकते कि उन्हें पॉलिसी पता नहीं है। एंड एक लास्ट छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का डिसीजन है आपकी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी में या फर्म में एक से ज़्यादा बैंकर हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बैंकर ये सिर्फ बोल के ना नहीं बोल सकता है कि बिकॉज आपके दूसरे बैंकर ने आपको मना कर दिया है। दैट कैन नॉट बी बेस फॉर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। सो दे हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन एज टू वाई दे फील दैट देयर हैज़ बीन नो इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन योर बिजनेस। एंड एट द सेम टाइम आपको हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि कोविड की वजह से आपके क्या क्या इंपैक्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी लेट आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में से इजीली पता पड़ सकता है। और अगर आप किसी बिजनेस में, इसमें तो इस पॉलिसी में रिटेलर्स, होलसेलर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो ये आप मैन्युफैक्चरर हैं तो किसी भी टाइप के बिजनेस में आप दिखा सकते हैं कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने टाइम से पैसा नहीं आ रहा है, कस्टमर्स से पैसा बहुत डिले से आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उन ऑप्शंस की जो बैंक्स कंसिडर कर सकते हैं आपका लोन रिस्ट्रक्चर करते टाइम। तो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो है वो मॉरेटोरियम, कि बैंक जो है वो आपके लोन पे 6 महीने का या 1 साल का मॉरेटोरियम ऑफर कर सकते हैं, तो उस दौरान आपको कोई EMI नहीं पे करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ अगर इंटरेस्ट का पोर्शन है जो आप नहीं पे कर पाए हैं, या सपोज आपको ऐसा लगता है कि आप आने वाले 3 महीने या 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे करने वाले हैं, तो सिर्फ वो इंटरेस्ट पोर्शन का जो है एक सेपरेट टर्म लोन बना दिया जाए और उस लोन को एक अगेन 1 से 2 साल के अंदर रीपे करवा सकती है बैंक। एंड थर्ड एक ऑप्शन हो सकता है कि आपका जो रेसिडुअल टेनर है, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है आपके लोन का, उसे बढ़ा दिया जाए। तो सपोज अगर आज से 6 महीने बचे हैं आपका लोन पूरा रीपे होने में, तो 6 महीने की जगह आपसे वो लोन 1 साल या 1.5 साल तक में रीपे कराया जाए। बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन्हें हम आगे कवर कर लेते हैं। तो एक तो ये कि मॉरेटोरियम पीरियड अगर दे रहा है कोई बैंक तो मैक्सिमम 2 साल का दे सकता है, तो 2 साल से ऊपर का मॉरेटोरियम देना यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर ये जो एक्सटेंशन ऑफ टेनर की बात करी हमने कि आपका जो बचा हुआ टेनर है लोन का, अगर उसको बैंक बढ़ा रहा है तो उसको बढ़ाते टाइम भी मॉरेटोरियम भी दे सकता है बैंक, या बिना मॉरेटोरियम के ही बढ़ा सकता है। बट इन आइदर केस ये सब कुछ मिला के 2 साल से ज़्यादा का नहीं जाना चाहिए वो। तो अगर वो मॉरेटोरियम दे भी रहा है तो इंक्लूडिंग मॉरेटोरियम वो जो टेनर एक्सटेंड करेगा वो एडिशनल 2 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता है। अब अगला जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कितने डेज के अंदर ये जो रेजोल्यूशन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या स्टेप्स देखे। हमने देखा कि हम एलिजिबल है कि नहीं, अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें एक इन्वोकेशन डेट के हिसाब से बैंक को अप्लाई करना है, उसके साथ एक प्लान फाइनलाइज करना है कि इसके अराउंड बैंक विलिंग है आपका रेजोल्यूशन प्लान कंसिडर करने के लिए, तो वो आपका इन्वोकेशन डेट हो जाएगा। और उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान जो है वो इनके अराउंड बनेगा कि कितना मॉरेटोरियम देना है, या टेन्योर एक्सटेंड करना है, या इंटरेस्ट का कोई लोन बनाना है। अभी जो भी डिसीजन होता है ये होने के बाद इसको फाइनलाइज करना और इसको इम्प्लीमेंट भी जो करना है उसका लास्ट डेट है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। तो आप जिस दिन भी आपका इन्वोकेशन डेट फाइनलाइज हो रहा है उसके 90 डेज के अंदर आपका रेजोल्यूशन प्लान ना ही सिर्फ फाइनलाइज हो जाना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए। तो अब ये बात आता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखिए वर्ड्स का ना काफ़ी सारा खेल है। अब आपको लगेगा रेजोल्यूशन प्लान बैंक ने सैंक्शन करके दे दिया, सैंक्शन लेटर दे दिया आपको, तो मतलब कि आपका तो प्लान फाइनलाइज हो गया, 90 डेज के अंदर आप बच गए। ऐसा नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और गाइडलाइन में इम्प्लीमेंटेशन का भी बहुत ही सिंपल तरीके से मीनिंग दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेड तभी कहलाया जाएगा कोई रेजोल्यूशन प्लान जब ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग मॉर्गेज ऑफ कोलेट्रल इज कंप्लीटेड। आपका मॉर्गेज वगैरह और पूरा जो लोन डॉक्यूमेंटेशन है, हाइपोथिकेशन है, कोई पर्सनल गारंटीज हैं और अनडेटेड चेक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप अग्री कर रहे हो सैंक्शन में, वो सारा अगर उस 90 डेज के अंदर हो गया है तो। एंड सेकेंडली ये जो भी चेंजेस हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर लोन, क्योंकि आपका टेन्योर या तो चेंज हुआ है या मॉरेटोरियम मिला है, तो जो भी ये चेंजेस आपके रीपेमेंट शेड्यूल में हुए हैं वो आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट करने लग जाने चाहिए 90 डेज के अंदर अंदर। सो वाइल आई एग्री कि ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का काम है कि उनके सिस्टम्स में टाइमली सब रिफ्लेक्ट करे। पर देखिए हमें ना प्रोएक्टिव रहना चाहिए लाइफ में हमेशा। और हमारे तो अगेन ये फिर चैनल का एक एम रहा है कि आप खुद इतने आप खुद इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर जाए किसी गाइडलाइन में कि आप आपके बैंक को क्वेश्चन कर सकें कि आपके सिस्टम में चेंजेस होगा ही कि नहीं। और उसको पता करने का स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जो बैंक का कस्टमर केयर या ऑपरेशंस टीम रहेगा ना, जो एक उनका ईमेल आईडी रहता है जिसका हमारे पास, उस पर ईमेल डाल के अपना एक रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल हमेशा मंगवा सकते हैं हम। वो तो जो सिस्टम में अवेलेबल है शेड्यूल वो निकाल के आपको ईमेल करेंगे।
तो वो ईमेल में अगर आपका रिवाइज शेड्यूल कभी नहीं आता है फॉर वट एवर रीजन, तो आप फटाफट आपके बैंक को जो है या रिलेशनशिप मैनेजर को हाईलाइट करके और इस प्रॉब्लम को फटाफट एड्रेस कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ मैं आपको, ये हर जगह बहुत ही बहुत ऑफन नहीं मिलेगी यूट्यूब पे ऐसे टिप्स आपको, तो प्लीज़ आप ये नोट करते जाइएगा। एंड थर्ड कंडीशन ये इंप्लीमेंटेशन में ये दिया गया है कि बोरोवर जो है शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट विद द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एज पर द रिवाइज टर्म्स। तो इसका एकदम सिंपल सादी भाषा में मतलब समझे तो इतना ही है कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपका ये डिसाइड हुआ था रेजोल्यूशन प्लान में कि आपका सपोज मंथली EMI अभी 50,000 है, उससे कम करके उसे 25,000 कर दिया गया था, ये डिसाइड हुआ है आपके। तो फिर एज ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कि आपको 25,000 का EMI भी अगर डिफॉल्ट होकर रखा हुआ है तो फिर आपका ये इंप्लीमेंटेड नहीं कराया जाएगा। तो रिवाइज टर्म्स के हिसाब से आपको अधेयर करके चलना है। तो बाय नाउ हम कवर कर चुके हैं कि हमें हमारी एलिजिबिलिटी कैसे देखनी है, इन्वोक कैसे करना है इस बेनिफिट को, रेजोल्यूशन प्लान में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, और एक बार वो फाइनलाइज होने के बाद रेजोल्यूशन प्लान का फाइनलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होगा, ये सब यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एक क्विक पॉइंट इसमें यह है कि लास्ट टाइम जो ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बिजनेस लोन्स के लिए आया था उसमें कामत कमेटी बैठी थी जिन्होंने कुछ 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उनमें कुछ रेशियोज के स्टिपुलेशन डाले थे कि बेयर मिनिमम ये फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो मीट होने चाहिए एज पर द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज। वो सब इस वर्जन ऑफ द पैकेज में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे बोरोवर्स की जिन्होंने लास्ट ईयर वाले फ्रेमवर्क में ये बेनिफिट अवेल कर लिया था। तो उनके लिए इतना ही प्रोविजन रखा गया है इस फ्रेमवर्क में कि अगर लास्ट टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करते टाइम उनके लोन्स में जो बेनिफिट दिया गया था, फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉरेटोरियम दिया गया था या रेसिडुअल टेनर का एक्सटेंशन दिया गया था, तो ये दोनों चीज़ करने के बाद भी अगर उनके ओरिजिनल ड्यू डेट से 2 साल के अंदर का कोई बेनिफिट था, यानी 2 साल से कम का अगर बेनिफिट था, तो अभी भी ऑप्शन है कि उसको खींच के 2 साल तक ले जा सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लोन था जो ओरिजिनली मार्च 23 को मैच्योर हो रहा था और लास्ट टाइम आपने एक बेनिफिट लिया था जिसके चलते वो मार्च 24 तक उसका ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अब इस नए फ्रेमवर्क के अंडर आपके बैंक के पास ऑप्शन है कि आपको सपोर्ट करने के लिए अब वो उस लोन का डेट मार्च 25 तक ले जा सके। तो फ्रेमवर्क 1.0 में ऑलरेडी रिलीफ ले चुके बोरोवर्स के लिए यही एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड पुट टुगेदर फ्रेमवर्क 1.0 और 2.0 मिलाकर 2 साल से आगे का बेनिफिट नहीं देना है, ये क्लियरली पूरे गाइडलाइन में लिखा हुआ है। तो गाइस एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जनरली मैंने देखा है कोई भी वीडियोज इनको कवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्लॉज डाला गया है कि अगर किसी बोरोवर का अकाउंट इन्वोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन डेट के बीच में NPA हो जाता है, पॉसिबल है क्योंकि आपने तो इन्वोकेशन डेट अभी सिर्फ डिसाइड किया बैंक के साथ, उसके बीच जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसके बीच में आपका लोन तो डिफॉल्ट हो सकता है अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे हो, तो आपका लोन NPA जरूर क्लासीफाई होगा। बट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान आपका अकाउंट वापस से स्टैंडर्ड में क्लासीफाई होने के लिए हकदार है। तो ये प्लीज़ आप नोट कीजिएगा और एग्जीक्यूट करवाइएगा आपके बैंक से। अब एक और बहुत ही छोटा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये गाइडलाइन में सामने से ये सब सोच कर डाला हुआ है। तो अब एक सिनेरियो की बात की है कि जहाँ पे इन्वोक तो हो गया है ये प्लान, बट अभी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली 90 डेज का तो टाइम ही दिया हुआ है गाइडलाइन में। तो अभी इस दौरान अगर बोरोवर को कुछ इंटरिम लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाती है तो बैंक को अलाउड है उसको एक एडिशनल फाइनेंस भी देना, और वो एडिशनल फाइनेंस चाहे बोरोवर टाइम पे चुका पा रहा हो या नहीं चुका पा रहा हो, इंटर सर्विस कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, उसका क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड ही रखना है। ठीक है, हाँ, इसमें बस एक ही कंडीशन है कि अगर अब रेजोल्यूशन प्लान का इंप्लीमेंटेशन ही 90 डेज के अंदर नहीं हो पाया, फॉर सम रीजन वो फेल हो गया, तो फिर जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एडिशनल फाइनेंस का या आपका जो ओरिजिनल लोन है उसका, दोनों में से जो भी वर्स है, जो भी ज़्यादा डेज से ओवरड्यू चल रहा है, उस हिसाब से फिर आपके एसेट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बट चांसेस बहुत ही कम है। एक बार अगर ये इन्वोक हो गया और बैंक ने मतलब अग्री कर दिया एक प्लान फाइनलाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली 90 डेज एक बहुत ही डिसेंट टाइमलाइन है उसको फाइनलाइज करने का। तो ये एडिशनल फाइनेंस का रिक्वायरमेंट प्लीज़ आपके ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं, प्लीज़ बैंक को अप्रोच कीजिए, ये आपका राइट है कि आपको उस 90 डेज में भी कुछ इंटरिम लिक्विडिटी दे सकें। तो गाइज यहाँ पे हमारा पार्ट A खत्म होता है पॉलिसी का। अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट B पे, विच इज़ फॉर वर्किंग कैपिटल सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस wherein relief was already given under framework 1.0। तो स्मॉल बिजनेसेस का भी लास्ट टाइम पे एक रिलैक्सेशन आया था कि उनके वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है उसको रीअसेस करके, उनके ड्राइंग पावर पे मार्जिन्स कम करके, वो सब भी ऑप्शंस अगेन लास्ट टाइम पे थे। तो इस बार अभी वापस एक विंडो ओपन किया है कि एज अ वन टाइम मेजर, अगेन बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव, एज अ वन टाइम मेजर बैंक जो है वो वापस से अपने स्ट्रेस बोरोवर्स का असेसमेंट कर सकते हैं कि उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल अब फर्दर स्ट्रेच हो गया है, तो उनका जो ड्राइंग पावर है उसमें मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं, या उनके ज़्यादा डेटर डेज कंसिडर कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री डेज कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा वगैरह जो भी उनके असेसमेंट के हिसाब से सही बैठता है वैसा करके वन टाइम उनको रिलीफ दे सकते हैं। ये रिलीफ जो है वो बैंक्स को मैक्सिमम बाय 30 सितंबर 2021 तक इंप्लीमेंट कर देना है। तो अगेन बी वेरी श्योर कि इसके अंदर अंदर आपका ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए।
एंड उसमें एक और कंडीशन है कि जो भी रिलैक्सेशन इस टाइम पे मिल रहा है वो 31 मार्च 2022 तक वापस से फ्रेमवर्क 1.0 के हिसाब से जो डिसाइड हुआ था उस पर रिस्टोर हो जाना चाहिए। मैं अगेन ये रिपीट कर देता हूँ, जो भी फ्रेमवर्क 1.0 के हिसाब से, तो आपको फ्रेमवर्क 1.0 में ऑलरेडी आपके ओरिजिनल सैंक्शन टर्म से कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिनल सैंक्शन टर्म में 25% अगर मार्जिन रखा हुआ था आपके ड्राइंग पावर पे, तो ऑलरेडी हो सकता है कि फ्रेमवर्क 1.0 के अंदर उसे 10% कर दिया गया हो, ताकि आपका और 15% जो है वो बैंक फाइनेंस कर सके। अब ये 10 को हो सकता है आपका बैंक 5 करने के लिए मान जाए। तो ऐसा जो रिलैक्सेशन अभी मिल रहा है ये 31 मार्च 2022 तक आपका 5 वापस 10 पे जाना है, ना कि वापस 25 पे जाना है। तो आई होप इस एग्जांपल से काफ़ी क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट इसमें यही है कि ये वर्किंग कैपिटल रिलीफ बैंक को तभी देना है जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड है कि एक पर्टिकुलर बोरोवर को कोविड-19 के कारण ही ये स्ट्रेस हुआ है, ये जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो कोविड-19 के रीजन से ही इलोंगेट हुआ है। एंड लास्टली इसमें भी एक वही डाला है कि बैंक एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी फॉर दिस वर्किंग कैपिटल मेजर ऑल्सो शुड बी इन प्लेस, एंड उसके भी जो ब्रॉडर टर्म्स हैं वो बैंक के वेबसाइट्स वगैरह पे अवेलेबल होने चाहिए बोरोवर्स के रेडी रेफरेंस के लिए। सो अब आते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स पे, यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से किसी भी बोरोवर को प्रायोरिटी वाइज किस सीक्वेंस में ये रिस्ट्रक्चरिंग के सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। ये जो हमने बात करी कि मोरेटोरियम ले ले या अपना बचा हुआ टेनर एक्सटेंड करवा ले, तो इनको किस सीक्वेंस में कंसिडर करना चाहिए गिवन अ चॉइस। तो आप बैंक के साथ जब बैठेंगे तो ये सब ऑप्शन डिस्कस भी होंगे कि आप क्या ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, बैंक क्या ऑप्शन को प्रेफर करेगा वगैरह। तो इसलिए हमने सोचा कि एक जो है सेगमेंट जो है वो इस वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यही काम आएगा। गाइडलाइन तो आरबीआई के वेबसाइट पे भी है, बट दीज आर द थिंग्स जो प्रैक्टिकली किसी भी बोरोवर को काम में आएगी। तो अच्छा, सीक्वेंस लिस्ट चालू करने से पहले एक चीज़ बता दो कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने रखा है डिसाइड करने के लिए कि क्या सीक्वेंस में चूज़ करना चाहिए, वो प्रिंसिपल हमने रखा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जितने ज़्यादा टाइम तक या जितना ज़्यादा टाइम लगाकर आप एक लोन रीपे करेंगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करके आप उस लोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपका लोन अमाउंट तो फिक्स है, जो लोन आपने ले रखा है वही आपका चला आ रहा है। तो जितने लेट वो पूरा मैच्योर होएगा, कंप्लीट होएगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप वो सेम अमाउंट पे देके इस लोन से बाहर निकलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीक्वेंसिंग जो है वो की है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। मेरे ओपिनियन में पहला ऑप्शन है कि आप ये रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ ना यूज़ करें। आई नो थोड़ा सा शायद आपको फनी लगेगा, ट्रिकी लगेगा, बट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, माना कि आरबीआई ने बोला है कि इसके अंदर आपने जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करवाई उससे आपका अकाउंट स्टैंडर्ड ही रहेगा और उसमें क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खराब नहीं होगी। पर देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमेशा के लिए आपके बिजनेस में और या आपके इंडिविजुअल लोन में बुक हो जाएगा कि हाँ आपने रिस्ट्रक्चरिंग ली थी। आपका अकाउंट डाउनग्रेड नहीं होगा, बट फ्यूचर में सपोज आप कोई और एवेन्यूज एक्सप्लोर करने जाते हैं या और कोई बैंक से नया लोन लेने जाते हैं बाद में, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हालांकि ये लेना कुछ गलत बात नहीं है, बट आप इसको अदर वे अराउंड सोच के देखिए कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो अगर कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस ये बेनिफिट्स नहीं लेता है, दैट मीन्स कि वो अपने कैश फ्लोज मैनेज कर पाता है, तो वो उसके फ्यूचर क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कितना बड़ा एक क्रेडिट पॉजिटिव फैक्टर है। वाइल ये कोई सिबिल या किसी में लिख कर नहीं आने वाला है, बट एक बैंक के क्रेडिट असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है ये कि ड्यूरिंग कोविड भी आपने ये आरबीआई के देने के बावजूद भी ये सब सपोर्ट्स नहीं लिए थे। तो इसलिए अगर कैसे भी अगर कैश फ्लोज थोड़े से मैनेज होके अगर आप बिना ये रिस्ट्रक्चर करवाए काम चला सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट ऑप्शन तो वही रखूंगा कि आप ये बेनिफिट इसके अंडर ना लें। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन में मैंने रखा है वो वाला ऑप्शन जिसमें आप एक पर्टिकुलर पीरियड का जो इंटरेस्ट है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, वो पास्ट भी हो सकता है, लाइक पिछले 3-4 महीने का इंटरेस्ट अगर आप नहीं दे पाए हैं, या फ्यूचर 3-4 महीने का जो इंटरेस्ट है आपको लग रहा है आप नहीं दे पाएंगे, दोनों ऑप्शन है इसमें। तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट आप एक अलग लोन में कन्वर्ट करवा लें, उसको FITL बोलते हैं जनरली, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। तो वो लोन जो एक सेपरेट कन्वर्ट करा के उसका से एक रिपेमेंट शेड्यूल ले लें 1 या 2 साल का, और उसके साथ साथ जो आपका ओरिजिनल लोन है उसको उसके शेड्यूल के हिसाब से ही रखें और ऐसे इनको पे करते रहें। तो इस ऑप्शन में अज्यूम्ड है कि आपको एक विजिबिलिटी है कि जब भी लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स होता है आगे जाके जून जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, तो आपको जो है कैश फ्लोज आने लग जाएंगे और उस हिसाब से आप ये दोनों लोन्स रीपे कर सकेंगे। तो सेकंड ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें आपके दोनों लोन साथ में पे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन आएगा वो कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शन से कम आएगा। फिर थर्ड ऑप्शन पे मैंने रखा है आपके बचा हुआ जो टेनर है लोन का उसका एक्सटेंशन विदाउट मोरेटोरियम। तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी सपोज EMI आ रही है 50,000 आ रही है मंथली EMI, तो उसको भाई आपने ये कर दिया कि टेनर अगर आज से आपका 1 साल का बचा था तो आपने उसको बोल दिया कि 1+2 मैक्सिमम, हमने ऊपर बात करी कि 2 साल से एक्सटेंड हो सकता है ये, तो सपोज आपको आज से 1 साल की जगह अब सेम लोन अमाउंट आज से 3 साल में चुकाना है। सो दैट मीन्स आपका मंथली जो EMI का बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक डिसेंट ऑप्शन है कि ठीक है आप मंथली कुछ भी पे करना बंद नहीं कर रहे हैं, इस जैसा हर महीने 50,000 देने की जगह शायद अब आप 20 या 25,000 ही देंगे और इसलिए आपको ओवरऑल
टेनर बढ़ गया है। तो ये एक मेरे हिसाब से एज अ थर्ड ऑप्शन इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फिर एक फोर्थ ऑप्शन हमने रखा है मोरेटोरियम विदाउट टेनर एक्सटेंशन। तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में था कि आपने मोरेटोरियम नहीं लिया है, सिर्फ टेनर को एक्सटेंड करवा लिया है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि टेनर मत एक्सटेंड करवाइए, मोरेटोरियम ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका बचे हुए जो भी टेनर है अभी उसी में लोन तो रीपे होएगा, पर आप अभी कुछ टाइम के लिए मोरेटोरियम ले रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। दैट मीन्स सेम लोन अमाउंट ज़्यादा टाइम के लिए ड्यू पड़े रहेगा। तो आपका इंटरेस्ट का मीटर तो चालू ही रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आई एम श्योर ये तो खैर क्लियर ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन एक बार बोल देता हूँ कि ये जितने भी ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं अंडर रेजोल्यूशन, इसमें कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की माफ़ी नहीं है। देयर इज़ नो वेवर अलाउड। इनफैक्ट इस गाइडलाइन में क्लियरली लिख दिया है कि कोई भी अगर सेटलमेंट से, कोई भी वन टाइम सेटलमेंट या कोई भी लॉस पे अगर बैंक सेटल कर रहा है किसी लोन अकाउंट को, तो वो इस गाइडलाइन के अंडर नहीं आएगा। मतलब अगर ऐसा कोई रूट आप लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें वो चढ़ जाएगा कि ये वन टाइम आपका OTS हुआ था, वन टाइम सेटलमेंट या कुछ डिफॉल्ट हुआ था, वो चढ़ जाएगा। तो अगर इस गाइडलाइन के अंडर करना है तो देयर इज़ नो वेवर। तो इसलिए अगर आप मोरेटोरियम ले भी रहे तो माफ़ कुछ नहीं हो रहा है, आपको इवेंचुअली देना तो है ही। तो इनफैक्ट आपका जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट है उसका मीटर तो चालू ही रहेगा। इसलिए मैंने इसको फोर्थ ऑप्शन पे रखा है कि अगर आप मोरेटोरियम ले रहे हैं, मतलब कुछ टाइम तक आप कुछ नहीं पे कर रहे होंगे, तो फिर एटलीस्ट आपका टेनर एक्सटेंड मत करवाइए, सो दैट आपका जो मोरेटोरियम ओवर होने के बाद जो बचे हुए टेनर जो बचेगा उसमें आपका थोड़ा सा EMI का बर्डन बढ़ जाएगा, बट एटलीस्ट फिर आपका आगे ओवरऑल टेनर में ज़्यादा इंटरेस्ट का खर्चा नहीं आएगा। एंड इसके बाद जो है हमारा लास्ट ऑप्शन है जिसमें हमने बोला है कि आप दोनों ही ले लीजिए, मोरेटोरियम भी ले लीजिए और टेनर भी एक्सटेंड करवा लीजिए। तो अगर बहुत ही स्ट्रेस्ड कंडीशन में है कोई बोरोवर, तो देन आई थिंक उसको ये दोनों ही चीज़ कंसिडर कर लेनी चाहिए कि उसको एक टाइम तक का मोरेटोरियम भी ले लेना चाहिए, फॉलोड बाय टेनर एक्सटेंशन की जो बचा हुआ टेनर है लोन का वो भी आगे बढ़वा ले। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली उसका जो मंथली जो बर्डन है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स काफ़ी कम हो जाएगा। बट हाँ, इवेंचुअली लोन पे करने के बाद जब वो निकलेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ब्याज देकर वो इस लोन से निकलें। बट ठीक है, आई थिंक सो फार एज आपका लोन डिफॉल्ट में नहीं जा रहा है, स्टैंडर्ड रहते हुए आप ये लोन को रीपे करके निकल रहे, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी अगर पे करना पड़े तो दैट इज़ बेटर देन डूइंग अ डिफॉल्ट ऑन योर बैंक लोन। सो ग्रेट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ इमीडिएटली नीचे जो शेयर बटन है उसको प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इमीडिएटली इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टाइमली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके जो विचार हैं, आपके जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें नीचे, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। हाल ही में हमने एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है कि सडनली हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पे जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो सडनली कैंसिल किए हो गए हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड उनमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके अराउंड भी RBI के काफ़ी गाइडलाइन आए हैं। तो उसका लिंक भी अभी ऊपर आई बटन में आ गया है, प्लीज़ आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इसी तरह के इन डेप्थ वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Take care of yourself till we meet next time in the next video. Thank you.